आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्रेविटी है वो मास इंडिपेंडेंट होती है। वो लाइटर मास और हेवियर मास को नहीं देखती कौन पहले गिरने वाला है अर्थ पे। दोनों ऑब्जेक्ट पे, लाइटर या हेवियर, दोनों पे ग्रेविटी 9.8 न्यूटन पर मीटर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगता है। उसी की स्पीड से दोनों गिरते हैं। हाँ, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, इसका रीजन बताया था कि फेदर क्यों नीचे लेट में गिरा और कॉइन पहले क्यों गिरा। ठीक, जब दोनों लेंगे कॉइन और फेदर, तो फेदर बाद में गिरता है, कॉइन पहले गिरता है, क्योंकि फेदर की सरफेस एरिया बड़ी होती है, उसपे ज्यादा एयर फ्रिक्शन लगता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा उसको पास ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है और वो ज्यादा टाइम लेकर गिरता है। यही रीजन था उसका। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज अप्लाइड ऑन ईच बॉडी प्रेजेंट ऑन द अर्थ is due to the gravitational force and the uniform acceleration produced is called the acceleration due to gravity। ठीक, gravitational acceleration उसको कहेंगे। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब छोड़ते हैं some height से, from some height if we leave any object it free falls due to the ग्रेविटी, और वहां पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन वही प्रोड्यूस होती है जहां पे हमारी वेलोसिटी के वेरिएशंस आए, और हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जैसे जितनी हाइट रहेगा वैसे वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हर सेकंड वो क्या होता है हमारा बढ़ता रहता है, उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहती है, और हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पे हमको देखने को मिलता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकलेगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। यहां पे पहले F = G m mass of the earth and mass of the body upon r square। अब हम क्या करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ये हमको पता है F = ma। अब A = F/m हो जाएगा। F की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, G m r square। m स्मॉल कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या निकल के आएगा, A = G m r square। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग G से, G m/r square, और यही G जो है आपका ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको कहेंगे उस फॉर्म में। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, इसी को कहते हैं ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होगी, Gm/r square, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, एंड यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक, अर्थ और मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m हो गया मास ऑफ द अर्थ हो गया, राइट। और यहां पे देखिए G हो गया। तो यहां पे कहीं पे भी देख लीजिए, और जो मैंने बताया था कि मास इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटी, तो देखिए कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास दिया है, यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर नहीं दिया है, यानी कि ये मास इंडिपेंडेंट होता है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि ये ग्रेविटी वेरिएशन करती है। कैसे, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर एक सर्कल शेप में नहीं है, हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप, ओवल शेप, जो भी आप कर लीजिए उस टाइप का है, यानी कि हमारा अर्थ का शेप कुछ इस टाइप का है, राइट। तो यहां से देखिए, यहां पे हमारा r बड़ा है और यहां पे r छोटा है। पोल्स पे हमारा r, यहां पे पोल्स, ठीक, पोल्स पे, और यहां पे इक्वेटर्स, पोल्स पे r छोटा है, इक्वेटर्स पे r बड़ा है। तो क्या होने वाला है, देखिए ये r है, हमारा r स्क्वायर है, तो r की वैल्यू जब हम यहां पे अपना डिक्रीज करेंगे, अभी तो इसका रहने दीजिए, आप देखिए r यहां पे जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और जब हम r को बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, राइट। देखिए जब हम r को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सब कुछ इनवर्स हो जाएगा। मतलब यहां पे अगर बढ़ा रहे हैं तो यहां पे घटेगा, और यहां पे अगर r को घटा रहे हैं तो g हमारा बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पोल्स पे हमारी ग्रेविटी क्या होती है, ये कम है r, तो r की वैल्यू कम होगी, तो हमारा g की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे पोल्स पे हमारी मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक, यहाँ पे पोल्स पे। और यहाँ पे r की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू ज्यादा रखेंगे इक्वेटर के पास, तो g की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी हमारी। ठीक, तो इक्वेटर के पास g की वैल्यू कम आती है, पोल्स पे ज्यादा आती है। फिर जब हम क्या करते हैं, अब एक सरफेस पे हमारा क्या होता है, अर्थ की रेडियस r मानते हैं, हल्का फुल्का 2-4 मीटर ऊपर नीचे होता है, बिल्डिंग्स में जो बनती है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर न चले जाए, तब तक उस पे r की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर 1-2 मीटर उसके लिए नेग्लिजिबल पॉइंट है। जहां पे 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है, वहां पे हमारा 1-2 मीटर क्या ही फर्क डालेगा, राइट। जैसे एक चींटी या फिर एक पार्टिकल मिट्टी का आपके पूरे बॉडी के लेंथ पे क्या फर्क डालेगा, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, नेग्लिजिबल कंपैरिजन है। उस तरीके से यहाँ पे जब तक हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500,000 किलोमीटर ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक यहाँ पे इसके r पे यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तैसे तैसे हमारी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। देखिए यहाँ पे आर आप बढ़ाओगे, जैसे 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए और फिर ऊपर चले गए, ठीक स्पेस में जा रहे हो, तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रेविटी घटेगी। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस ये लगाओगे कि अगर हम लोग अर्थ के अंदर जाने लगे, गड्ढा करके अंदर जाने लगे, तो क्या होगा, गड्ढा करके अगर आप अंदर जाने लगोगे तो ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड नहीं है इस पॉइंट के लिए। यानी जब हम गड्ढा करके व्हेन वी डिग आउट द अर्थ एंड वी ट्राई टू गो इनसाइड द अर्थ, सो वहां पे क्या होगा, आर की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी, बट नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ। इस पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये वाला फॉर्मूला खाली वैलिड है यहाँ पे पोल्स के लिए, इक्वेटर के लिए, और फिर व्हेन वी गो अप टू द स्काई। जब हम स्काई में ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, खोद करके नीचे आते हैं, तो वहां पे हमारी आर तो डिक्रीज होती है, बट वो उसके लिए वैलिड फॉर्मूला नहीं है, वो हम हायर क्लासेस पढ़ेंगे। बट हाँ, हमको इतना जानना चाहिए कि जब भी हम पोल्स पे होंगे तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी, या फिर हम ऊपर जाने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा ऊपर स्काई में स्पेस जाने की कोशिश करें, या फिर गड्ढा खोद के हम लोग अर्थ के नीचे जाने की कोशिश करें, तो हमारी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। मैंने बता दिया ये वाला फॉर्मूला खाली वैलिड है एक पोल्स के लिए, इक्वेटर के लिए, एंड व्हेन वी गो अप टू द स्काई, जब हम लोग स्पेस में जाते हैं ऊपर, तब वहां पे वैलिड है 3 पॉइंट के लिए। और चौथा पॉइंट क्या है, व्हेन वी डिग आउट इन द अर्थ, तो वहां के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बट हाँ, इतनी पता होना चाहिए कि जब लोग अंदर जाएंगे पोल्स के, मतलब कि खन के अर्थ के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, डिग करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो ग्रेविटी एब्सोल्युटली डिक्रीज ही होगी। यही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखिए जैसे आप यहाँ पे, हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था तीनों न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थे क्या, v = u + at था। यहाँ क्या कर देंगे, एक जगह g से कन्वर्ट कर देंगे, v = u + dt। अब यहाँ पे क्या सेकंड वाला क्या था, ये पहला दूसरा, s = ut + ½ at²। यहाँ क्या कर देंगे, s को s से रिप्लेस कर देंगे, ut + ½ gt²। v² - u² = 2as। यहाँ क्या करेंगे, v² - u² = 2gh, राइट। बस यही डिफरेंसेस है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। आप वही सेम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कंफ्यूजन ना होगी आपको। बस ये यहाँ पे क्या किया है, एक जगह की g कर दिया है, वही चीज है, ये भी फोर्स है बट ड्यू टू ग्रेविटी। h जो s डिस्टेंस था, यहाँ पे h हाइट है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि to estimate the height of a bridge over a river, stone is dropped from freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ब्रिज है, राइट। यहाँ पे हमारा वाटर है और हमारा यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। अब यहाँ से एक स्टोन गिराया गया नीचे और ये वाटर सरफेस है, ये क्या है, वाटर सरफेस है। तो यहाँ से 2 सेकंड इसने लिया, 2 seconds, the stone took 2 seconds to come and touch the water surface level. वाटर सरफेस लेवल जब उसको ऊपर से छोड़ा गया और आके वाटर सरफेस लेवल को टच कर रहा है, तो 2 सेकंड उसने लिया। तो हमको कैलकुलेट करना है वाटर सरफेस लेवल से और ओवर ब्रिज की हाइट, ये ब्रिज की हाइट कितनी है, h निकालना है हमको। तो h किसमें निकलेगा हमारा, h = ut + ½ gt², h = ut + ½ gt²। अब देखिए h निकालना है हमको, तो h की वैल्यू यहीं पर रहेगी, u क्या हो जाएगा, यहां से इसको छोड़ा गया। अब देखिए मैंने जैसे पेन को लिया है तो पेन इनिशियली क्या है, एट रेस्ट पे है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा नीचे गिरेगा, यानी कि इनिशियली क्या थी, इसलिए इसकी स्पीड 0 थी, तो u क्या हो जाएगा, 0, यानी कंप्लीटली 0 जाएगा, ½ gt²। g की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे 10 ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, वैसे होती है 9.8। और यहाँ पे t² क्या है, t² यहाँ पे आपका दिया है 2, 2 सेकंड इसको लगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 4, यानी h = 20 मीटर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 मीटर्स ओवर ब्रिज की हाइट है वाटर सरफेस लेवल से लेके, ठीक। इस तरह के और क्वेश्चंस मैं आके लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि जैसे हमने हर चैप्टर में करते हुए आया है कि हर वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इसमें भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मास एंड वेट के बारे में, ठीक। मास एंड वेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। मास और वेट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, इट रिमेन्स सेम ऑल ओवर द यूनिवर्स।
ये पूरे यूनिवर्स में, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे स्पेस में हो, आपका मास सेम रहता है। वेट क्या है? वेट डिफर करता है, आपका वेट में डिफरेंस होता है। वेट इज नॉट सेम, वेट इज नॉट सेम ऑल ओवर द यूनिवर्स। मास को हम लोग, इट इज मेजर्ड इन केजी, measured in kg, kilogram, and measured in newtons. measured in newtons, ये तीन डिफरेंस हो गए इसके। उसके बाद मास जो है ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम रहता है। वेट सेम नहीं रहता है। इसका मास का फॉर्मूला जो होता है, मास क्या होती है, ये एक मेटल की क्वांटिटी बताता है कि एक बॉडी के अंदर मेटल की क्वांटिटी का मास क्या है, ठीक। और वहां पे आपका वेट क्या हो जाएगा? वेट आपका होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास कैसे चेंज होती है? इट डज नॉट चेंजेस, है कि नहीं? इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज। बट यहाँ पे आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट निकालोगे, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास जो होता है इनटू ग्रेविटी। मून पे ग्रेविटी अलग होगी, अर्थ पे ग्रेविटी अलग होगी, सन पे ग्रेविटी अलग, वीनस पे, मार्स पे, फिर आपका जुपिटर पे, हर जगह ग्रेविटी अलग होती है। तो ग्रेविटी रहेगी जो, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सिर्फ मास इक्वल टू वेट जाएगा, और अगर यहाँ पे ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मेरा मास 60 केजी है, राइट, तो वेट क्या हो जाएगा? मास मेरा 60 केजी है इनटू ग्रेविटी 10 ऐसे हैं फॉर कैलकुलेशन, तो 600 न्यूटन जो आएगा वो मेरा वेट आएगा। एंड वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, and weight is a type of force. It is a type of force where mass is not a type of force. So quantity of matter contained in it. Mass can neither be zero, it cannot be zero, right? But weight can be zero, can be zero. ये सब डिफरेंसेस कहां पे जीरो होगा? अगर हम पोल पे, अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ चले जाएं तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। कहां पे वेट जीरो हो जाएगा? सेंटर ऑफ द अर्थ चले जाएं तो हमारा वेट जीरो हो जाएगा। मास कहीं भी लेके चले जाओ, मास आपका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। जो भी एक बॉडी के अंदर मैटर कंटेंट है उसी का मास होता है, और उसकी SI यूनिट होती है केजी, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, ठीक। तो सारे डिफरेंसेस जो थे मैंने लिख दिए हैं, आपको भी ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक। देखिए, हम सभी बोलते हैं, आपने सुना होगा कि जो मून पे हमारा ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो अर्थ का 1/6 पार्ट होती है, अर्थ का 1/6 पार्ट होती है। चलिए उसी को निकाल के देखते हैं कैसे ये आता है कि नहीं। सिर्फ आपके एग्जाम तो नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पे डिराइव करके देखते हैं, क्योंकि हमको तो नॉर्मल स्टूडेंट से, जो बच्चे बाकी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनसे एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए, है कि नहीं। और इसमें कुछ जाना जाता नहीं है, नॉलेज आपके पास रहेगा, जितनी नॉलेज उतना बढ़िया दिमाग रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, उतनी ज्यादा आपका दिमाग का विकास होगा, है कि नहीं। सिंपल सी चीज है, कुछ करना नहीं है इसमें। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं करवाता है, बट यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कि 1/6 पार्ट कैसे आता है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है उसका 1/6 पार्ट मून पे होता है। यानी कि अगर आप अर्थ पे 60 केजी के हो तो मून पे कितना होगा आपका वेट, आपका मास कितना होगा? मास आपका 6 केजी होगा, 1/6 पार्ट हो जाएगा सीधा से। देखिए अगर हम यहाँ पे आपका लेते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं जी की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो होता है आपका वेट ऑफ द मून इक्वल टू m इंटू m अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे जी तो रहेगा। अब यहाँ पे वेट ऑफ द अर्थ निकालेंगे, क्योंकि एज अ फोर्स है वेट, तो यहाँ पे जी, और अर्थ से कंपेयर, अर्थ का जो वेट होगा यहाँ पे, अगर इसका m है तो अर्थ का वेट हो जाएगा हमारा 100 m, ठीक। 100 m इंटू m, ये ऑब्जेक्ट का मास होता है स्मॉल m, और ये m क्या है? मास ऑफ द मून है, और ये मास 100 m क्या है? 100 m इज द मास ऑफ द अर्थ अपॉन r स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे रेडियस अगर मून का r स्क्वायर है तो इसका 4 स्क्वायर होगा, राइट। इसका रेडियस ऑफ द अर्थ 4 स्क्वायर होगा, यानी कि वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू g इंटू 100 m, राइट। ये कैपिटल M इंटू स्मॉल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन 16r स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। ये दूसरा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1 and 2, राइट। क्या मिलेगा? वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू
जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू 100m इंटू स्मॉल एम अपॉन 16r²। तो आर स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 16। ये राइट, क्या हो जाएगा आपका 16 और 100 क्या हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 16 अपॉन 100 आ जाएगा। और 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, यानी 16 6 जा 96 आ रहा है। इसको क्या लेते हैं हम लोग, 6 टाइम्स में 96 आता है यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा 1/6 को लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। 4 जो कम है 96 और 100 के बीच में 4 अंतर है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1/6 कर लेते हैं। तो वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। सो वेट ऑफ मून इक्वल टू 1/6 इनटू वेट ऑफ अर्थ, ये हमको निकालना था और ये देखिए डेरिवेशन हमने कर लिया। यहाँ पे सिंपल सी टॉपिक थी। यहाँ पे कैसे हमारा यहाँ पे डेरिवेशन हुआ कि वेट ऑफ मून जो रहता है, जो हमारा वेट होता है अर्थ मून पे, वो 1/6 होता है वेट ऑफ द अर्थ के। तो यहाँ पे डेरिवेशन हमने कर लिया। ठीक, पहले हमने वेट ऑफ द मून लिया, फिर वेट ऑफ द अर्थ लिया, फिर दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा ये वैल्यू निकल के आ गया। ठीक, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने थ्रस्ट के बारे में, बायोट फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।